हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और आज के अपने इस वीडियो में हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का जो साइंस का चैप्टर 2 जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका पार्ट 3 बना रहे हैं। ठीक है, आज के वीडियो में हम जो आगे क्वेश्चन है साइंस के वो देखेंगे, जो कि मृदा तथा फसलें जो चैप्टर है उसमें हमने पिछले 2 वीडियोज़ में काफ़ी सारे क्वेश्चन देख चुके हैं। आज का ये फाइनल वीडियो होगा, इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, कीटनाशक क्या होता है, इसके प्रयोग तथा पर्यावरण पर इसके दुष्प्रभाव बताइए। देखिए, कीटनाशक आप लोग जानते ही हैं क्या होता है और पर्यावरण इसका बहुत ही दुष्प्रभाव होता है। और चलिए इस दुष्प्रभाव को हम बारीकी से देखते हैं। देखिए, जहाँ एक ओर कीटनाशकों का प्रयोग से लाभ हुआ है, वहीं इसके कुछ दुष्प्रभाव भी देखने को मिले हैं। सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव रासायनिक खादों एवं कीटनाशकों का पड़ा, जिसके कारण भूमि, जल, वायु, खाद्य पेय आदि सब प्रदूषित हुए और बड़े पैमाने पर मानव एवं मानवोत्तर जीवन के लिए खतरा उपस्थित हुआ है। इन सिंथेटिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों के बेहिसाब प्रयोग के परिणाम स्वरूप सिर्फ भारत में ही अब तक लाखों हेक्टेयर उपजाऊ भूमि अम्लीय एवं रेहिले में परिवर्तित होकर बंजर हो गई है। देखिए दोस्तों, जब हम कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, मान लीजिए हम किसी खेत में कीटनाशक छिड़कते हैं, तो उसके बाद यदि बारिश आती है तो बारिश के साथ तो जो कीटनाशक हैं वो बारिश के पानी में मिक्स होकर नदियों, तालाबों में चले जाते हैं और वो काफ़ी मात्रा में प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, पानी में रहने वाले जीवों के लिए भी, फिर हमारे लिए भी। तो काफ़ी सारे ऐसे कीटनाशक, लगभग सभी कीटनाशक विषैले होते हैं। ठीक है, और जब डीडीटी के बारे में भी आपने सुना होगा, डीडीटी एक बहुत ही खतरनाक कीटनाशक है। चलिए आगे देखते हैं। जनसंख्या में हो रही तेज वृद्धि और उसके अनुरूप खाद्यान्न में बढ़ती मांग को देखते हुए ये स्थितियां वास्तव में गंभीर चिंता का विषय है। पहले कीटनाशकों का जहां 1-2 बार छिड़काव से ही काम चल जाता था, वहां अब कई बार प्रयोग करने पड़ रहे हैं। देखिए, पहले 1-2 बार छिड़काव करने से काफ़ी काम चल जाता था, परंतु अब काफ़ी तरह के कीटनाशक आ गए हैं, क्योंकि नए नए जीव उत्पन्न हो रहे हैं तो नए नए तरह के कीटनाशक भी बनाने पड़ रहे हैं और इनका प्रयोग भी काफ़ी हद तक बढ़ चुका है, जो कि बहुत ही गलत है। बहुत ही इसके दुष्प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। समस्या यह है कि एक और बिना कीटनाशकों के प्रयोग के पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादित नहीं हो सकता, दूसरी ओर इसके पारिस्थितिकी परीक्षणों से विदित है कि जिन कीटों को मारने के लिए कीटनाशकों का प्रयोग हुआ, वे कुछ वर्षों तक लुप्त रहने के बाद न सिर्फ पुनर्जीवित हो उठे, बल्कि उनकी प्रतिरोधक क्षमता में भी अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई है। तो जिस प्रकार मान लीजिए आज हमने कोई कीटनाशक बनाया और उससे हम किसी कीट को मारने का उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो होता क्या है, उस समय तो वो कीट की जो प्रजाति होती है वो समाप्त हो जाती है, परंतु कुछ सालों बाद वो जो कीट होता है वह उस कीटनाशक से लड़ने के लिए अपने अंदर प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेता है और उसके बाद उस कीटनाशक का उस पर कोई प्रयोग नहीं होता है। तो फिर जो भी आगे वाली प्रजातियां होती हैं उनके अंदर पहले से ही प्रतिरोधी क्षमता होती है, तो कीटनाशक का प्रयोग उस पर नहीं होता, तो हमें नए प्रकार के कीटनाशकों का निर्माण करना पड़ता है। इसी कारण कीटनाशक एक से एक नए मार्केट में आ रहे हैं, जो कि बहुत ही चिंताजनक विषय है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी के साथ नए किस्म के कीट एवं रोगाणु भी विकसित हुए। परिणाम स्वरूप कीटनाशकों की मात्रा में बढ़ोतरी तो होती गई, लेकिन लक्षित कीटों का सफाया नहीं हो सका। स्पष्ट है कि रासायनिक कीटनाशक कीट नियंत्रण में अब उतने प्रभावकारी नहीं रह गए हैं जितने पिछले दशकों में थे। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरी गंभीर समस्या कीटनाशकों के जनजीवन पर पड़ने वाले घातक प्रभाव की है। कीटनाशकों के प्रभाव से हर वर्ष लाखों लोग बीमार पड़ते हैं, जिनमें से अधिकतर लोग मर जाते हैं या मौत के शिकार हो जाते हैं। और शिक्षा, सुरक्षित उपकरणों के अभाव तथा कीटनाशकों की विषाक्तता के कारण छिड़काव करने वाले किसान मजदूर कैंसर, अंधेपन, अर्थराइटिस, उल्टी, दमा, श्वास ट्यूमर आदि कई तरह की बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। इन रसायनों के प्रयोग से भूमिगत जल भी प्रदूषित होता है। अब जो भूमिगत जल है वो तो प्रदूषित होगा ही, साथ साथ नदियों, तालाबों का जल भी प्रदूषित होगा। भूमि में नाइट्रीकरण की प्रक्रिया क्रमशः मंद पड़ने से उपजाऊ मिट्टी अम्ल में बदल जाने, प्रकृति में स्वतः चलने वाली जैविक नियंत्रण
प्रक्रिया के नष्ट होने आदि के संकट तो उपस्थित हैं ही। चारित बीजों को खाने से तमाम दुर्लभ प्रजाति के पक्षी भी समाप्त हुए हैं और लक्ष्य कीटों जैसे मधुमक्खियों आदि के लिए भी इनसे खतरा उत्पन्न हुआ है। अब जो उपचारित बीज होते हैं, जो संकर बीज होते हैं, उनको खाने से भी बहुत से प्रजाति के जो पक्षी होते हैं वो अब समाप्त होने के, लुप्त होने के कगार पे आ गए हैं। चलिए हम अपना अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। हालांकि जो पिछला क्वेश्चन हमने देखा वह बहुत ही चिंता का विषय है, सोचनीय विषय है, तो उस पर हमें गहन सोचना चाहिए और लोगों को उसके बारे में जागरूक करना चाहिए। तो चलिए अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मृदा अपरदन क्या है? मृदा संरक्षण तथा रोकने के उपाय बताइए। मृदा अपरदन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसे हम डिटेल में देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। वीडियो को आप पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मृदा के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने अथवा मूल स्थान से हट जाने को मृदा अपरदन कहते हैं। यह तेज आंधी, तूफान एवं वर्षा के जल द्वारा होता है। तो जब एक भूमि एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, स्थान परिवर्तन कर लेती है, तो इसे हम मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन से हानियाँ क्या होती हैं देखते हैं। निम्नलिखित हानियाँ यहाँ पे दी गई हैं। पहली जो हानि है, मृदा अपरदन के कारण मिट्टी की ऊपरी परत हट जाती है, जिससे वह भूमि अत्यधिक उपजाऊ नहीं रहती है। ठीक है। अत्यधिक अपरदन से भूमि ऊंची नीची हो जाती है। अब जाहिर सी बात है, जहाँ से मिट्टी का कटाव होगा वहाँ पे जो भी खेत होगा वो ऊपर नीचे हो जाएगा। ठीक है। अब मिट्टी के कटाव के कारण देखते हैं, जिसमें पहला है भूमि का ढाल। भूमि का ढाल अधिक होने से उसमें बहने वाला जो पानी की मिट्टी को अधिक काट देता है। ठीक है। ढाल कम होने से पानी का वेग कम रहेगा और मिट्टी के कटाव भी कम होगा। वर्षा की अधिकता। अधिक वर्षा के कारण मिट्टी बह जाती है। अधिक वर्षा होने से नदियों में बाढ़ आ जाती है, जिसके कारण बहुत सी उपजाऊ मिट्टी बहकर समुद्र में चली जाती है। वैज्ञानिक अनुमानों के आधार पर प्रतिवर्ष 37.5 लाख मीटर टन मिट्टी बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। देख सकते हैं दोस्तों, 37.5 लाख मीटर टन बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है। तीसरा देखते हैं, तेज़ हवाएं। तेज़ हवाओं के चलने के कारण भी मिट्टी का कटाव होता है। तेज वायु के साथ पत्थर के टुकड़े आदि भी उड़ते हैं, जो घर्षण द्वारा मिट्टी को काट देते हैं। रेगिस्तान में यह क्रिया बहुत ही अधिक मात्रा में होती है। रेगिस्तान में जब रेत बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं तो रेत के कण उड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और उसी कारण से रेत के टीले बनते हैं। ठीक है। चौथा पॉइंट देखते हैं, वनों की कमी। वनों की कमी के कारण भूमि ठोस नहीं रहती, इसे वर्षा का जल आसानी से काट देता है। वृक्षों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं तथा जल के वेग को कम करती हैं, इससे भूमि का कटाव नहीं होता है। हम जितने अधिक पेड़ लगाएंगे उतना भूमि का कटाव कम होगा, क्योंकि पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वह मिट्टी को आपस में बांध के रखती हैं। ठीक है। अगला पॉइंट अपना देखते हैं, मिट्टी का प्रकार। मिट्टी का कटाव मिट्टी के प्रकार पर भी निर्भर करता है। कोमल मिट्टी पथरीली मिट्टी की अपेक्षा अधिक बहती है। तापमान में परिवर्तन। तापमान में शीघ्रता से परिवर्तन होने के कारण मिट्टी का कटाव होता है। दिन में अधिक गर्मी और रात्रि में अधिक ठंड होने से भी चट्टानें टूट जाती हैं, चटक जाती हैं। पशुओं के चरने से। पशुओं को चरने से पृथ्वी की जो सतह की घास होती है वो नष्ट हो जाती है। घास मिट्टी को बांधे रखती है। घास के न होने से मिट्टी ऊपर आ जाती है और कटाव प्रारंभ हो जाता है। ठीक है। और हवा से जो कटाव है वो तो हमने देख ही लिया है। अब देखते हैं अगला पॉइंट, जो कि है नदियों की बाढ़ से कटाव। गंगा, यमुना, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी तथा महानदी आदि नदियों में तथा इनकी सहायक नदियों में भयंकर बाढ़ आने से भूमि की मिट्टी कट जाती है, जिससे अपार जनधन की हानि होती है और बहुत अधिक संख्या में लोग बेघर हो जाते हैं। देखिए आजकल बिहार में बाढ़ आई हुई है और उस बाढ़ के कारण बहुत से लोग बेघर हो गए हैं। चूँकि जब बाढ़ आती है तो अधिक मात्रा में मिट्टी कटती है, पानी हर जगह जमा हो जाता है, तो इससे बहुत से लोगों के घर भी गिर जाते हैं। तो इसके बहुत सारे उपाय हैं, हम बहुत सारे उपाय करके इसे रोक सकते हैं। अब देखते हैं मृदा संरक्षण अपरदन को रोकने के उपाय। पहला है, अधिक वन लगाए जाने चाहिए और उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। दूसरा है, नदियों के आसपास की भूमि की सुरक्षा करनी चाहिए। बांध एवं जलाशयों का निर्माण किया जाना चाहिए। अधिक क्षेत्रों में कृषि करनी चाहिए। कृषि के तरीकों में भी सुधार करना चाहिए। चौथा है, मरुस्थलों में अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। पांचवा, कृषि क्षेत्र में फालतू पानी के निकास के लिए नालियाँ बना देनी चाहिए। ढालू जमीन पर सीढ़ीदार खेती की जानी चाहिए। अदल बदल कर फसलें बोनी चाहिए। हवा से भूमि कटाव को रोकने के लिए हरी खाद
या कंपोस्ट खाद डाली जाए। पेड़ों की पट्टियाँ लगाकर सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। परतदार कटाव रोकने के लिए खेतों पर मेड़ बना देनी चाहिए और उस पर कोई वनस्पति उगा देनी चाहिए। बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटाव कम करने के लिए क्षेत्र के दोनों ओर वन लगाकर पानी को इधर उधर निकाल देना चाहिए। तो ये थे कुछ मृदा अपरदन को रोकने के उपाय। आज हमने देखा मृदा अपरदन के बारे में, कीटनाशक के बारे में। इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दोस्तों।